एग्जामिनेशन दे के निश्चिंत भी हो गए होंगे। कल तक तो बड़ा उहापोह की स्थिति रही होगी प्रश्न को लेकर, किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए और कट ऑफ क्या होना चाहिए। चूँकि यूट्यूब पे लोगों ने कट ऑफ तरह तरह से लोगों ने जारी किया, ये क्वेश्चन कैसा है नहीं है ये निर्भर करता है एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन कैसा लगा। अब तो इतने बार आंसर देखने के बाद अब लगभग स्टूडेंट बोलेंगे भाई कि नहीं क्वेश्चन बहुत इजी था, बट क्वेश्चन इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत ढंग का था, खासकर इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, करेंट का क्वेश्चन बहुत बेहतर है। या फिर आप हिस्ट्री का जो एंशिएंट और मीडिएवल का क्वेश्चन है थोड़ा उलझाऊ प्रवृत्ति का है, उसमें तो कुछ आंसर क्या होगा ये बीपीएससी पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि एकदम मैन टू मैन वैरी करेगा आंसर। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये आपका डी सीरीज का क्वेश्चन है। और जो पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की, तो आप विकल्प देख सकते हैं, चेर शासक भी है, पश्चिमी शक, बकाटक और कुषाण। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुषाण शासकों के काल में रोमन जगत के साथ वाणिज्य व्यापार काफ़ी बढ़ा था, चूँकि सोने का सिक्का इन लोगों ने जारी किया, कॉइनेज सिस्टम काफ़ी बेहतर हुआ था, इसलिए रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्य व्यापार में इजाफा हुआ। लेकिन ऐसे सोचिए कि रोमन साम्राज्य और भारत के बीच व्यापारिक संपर्क 2nd सेंचुरी बीसी से ही है, और कुषाण खासकर कनिष्क का काल 1st सेंचुरी एडी है। तो अगर 2nd सेंचुरी बीसी से ही भारत और रोम वाणिज्य व्यापार अगर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर होना चाहिए क्या, तब चेर होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से देखेंगे तो आंसर क्या होगा, चेर होगा। अगर होता कि भाई सबसे मतलब वाणिज्य व्यापार अपने पिक पर कब आया, वाणिज्य व्यापार बढ़ा कब, तब तो कुषाण हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापारिक संबंध किसके काल में स्थापित हुआ, तब आप देखते क्या है, संगम शासकों के काल में ही वाणिज्य व्यापार की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन और बलबन। ठीक है, अब इसमें कई स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इल्तुतमिश बनाया होगा या नसीरुद्दीन शाह को बनाया होगा। सही तो ये है कि इल्तुतमिश अपने शासनकाल में जब इसने सल्तनत को स्थापित किया तो उलेमाओं ने दबाव डाला था कि भाई आप अब इस्लाम को लागू कीजिए, लेकिन बलबन ने क्या कहता है, इल्तुतमिश ने इस्लाम को लागू करने से इनकार कर दिया। व्यवहारिक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया, स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब जैसा सब तत्कालीन दौर में चल रहा था कि भारत में दारुल इस्लाम को स्थापित करना है। तो यहाँ पे अगर एक्यूरेट आंसर की बात करें तो आंसर होना चाहिए क्या, ए। ठीक है, अब अगर आप आगे देखें क्वेश्चन को, तो आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आंसर आपका जो होगा वो किसके ख्याल से, मतलब बीपीएससी के हिसाब से हो सकता है। अगर एक्यूरेट देखा जाए, अगर इसमें रहता मुबारक शाह खिलजी तो आंसर एक्यूरेट होता। ठीक है, सही मायने में देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने भी खलीफा का विरोध नहीं किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खलीफा का विरोध नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी, आप मतलब कि आपने पढ़ा होगा, प्रशासन और धर्म को पृथक रखने की नीति को अपनाई इसने। ठीक है, या एक बार आपने ये भी देखा कि ये दूसरा सिकंदर बनना चाहता था या पैगंबर की तरह चाहता था अपने आप को स्थापित करना। तो इस रूप में अगर हम इसकी एक्टिविटी को देखते हैं तो एक्टिविटी के आधार पे आप अलाउद्दीन खिलजी को आंसर मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को भी मारा होगा। सही बात तो यही कि मोहम्मद बिन तुगलक ने न तो उलेमा से मिलना स्वीकार किया, न ही किसी खलीफा का नाम न तो खुतबे में अंकित करवाया, न सिक्के पे अंकित करवाया। बिल्कुल अंतिम स्थिति में जब सल्तनत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई तब वो खलीफाओं को ढूंढने का कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी तो मैंने आंसर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक आंसर बनाया जाएगा तो गलत हो जाएगा, आंसर ई भी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम कंफ्यूजन है, मैन टू मैन आंसर वेरी करेगा। एकदम एक्यूरेट कहा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी सही होगा। खिलाफत संस्था से ये संबंध रखता है, खिलाफत को मान्यता देता है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलग बात है कि ये अपने आप को दूसरे पैगंबर के रूप में स्थापित करना चाहता है या धर्म से राजनीति के पृथककरण के तहत खलीफा के मतलब मान्यता को अलग रखता है। ये बिल्कुल डिफरेंट बात होती है और इस आधार पर अलाउद्दीन खिलजी को आंसर मारा जा सकता है। अन्यथा अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक भी उतना ही मायने रखता है।
वैसी स्थिति में आंसर ई भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आंसर अलाउद्दीन खिलजी दिया, इसलिए कि दो आधार हो सकता है। एक आधार तो ये कि धर्म से राजनीति के पृथक्करण को इसने अपनाया, और दूसरा जब इसने योजना बनाई तो आपने देखा क्या कि अपने आप को पैगंबर के रूप में स्थापित करने की प्रयास की, या फिर उसकी बात वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ी परेशानी है कुछ क्वेश्चन में। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, तो तुगरिल ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये तो बंगाल का विद्रोह था, और ये विद्रोह जो हुआ था ये किसके काल में हुआ था? ये बलबन के काल में हुआ था। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आंसर जो होगा वो बलबन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं प्रश्न को, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहादुर शाह जफर को बनाया है, लेकिन सही बात तो ये है कि मनमानी के कारण या फिर मतलब मुस्लिम यात्रियों को तंग करने के कारण औरंगजेब ने आदेश निर्देश जारी किया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम फैक्ट्री को जब्त कर लिया जाए। तो ये फर्स्ट बार जो संघर्ष होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम मतलब फैक्ट्री को जब्त कर लिया जाता है, फिर नए करार के साथ फिर वाणिज्य व्यापार की शुरुआत होती है। तो ये जो काल है किसका है? औरंगजेब का है। तो आंसर आपका पांचवा का क्या होगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? अगर आप गौर करके देखेंगे तो सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के काल में ही हो रहा है, या फिर दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक का काल, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये तो जस्ट आपका ये 1850 के आसपास की घटना है। उस वक्त डलहौजी हुआ करता था, और ये कर्नल स्लीमन ने मतलब ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था, ये भी बेंटिक का ही काल है। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा बी, 1, 2 और 4, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, मतलब बहुत आसान कहने वाले लोग आज कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो इजी बीपीएससी का 25% रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट लगभग क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल उलझाऊ है। जैसे किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो यहाँ पे आपने चार्ल्स नेपियर को पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ आज आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ही मतलब आंसर से है अभी। ठीक है, फिर कभी टाइम मिला तो एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा। चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट प्रश्न को अगर आप देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये 10 वर्षीय जनगणना की बात नहीं है, ये फर्स्ट जनगणना की बात है। ठीक है, फर्स्ट जनगणना की बात है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका 1872 ये फर्स्ट जनगणना हुआ था ब्रिटिश काल में। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 1872 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सजा दी गई थी? किस तारीख को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये आंसर स्टूडेंट ने बिल्कुल सही मारा है, इसका आंसर यही होगा 23 मार्च 1931। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा। तो यहाँ पे जनरली अभी तक तो प्रश्न पूछता था फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही, बीपीएससी ने इस बार तृतीय सत्याग्रही की बात की। तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? यानी क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें, ये डी सीरीज है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं थर्ड सत्याग्रही का, तो जनरली चर्चा मिलती है ब्रह्मदत्त की। ब्रह्मदत्त की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए प्रश्न को। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो, उषा मेहता के बारे में जानकारी मिलती है कि उषा मेहता ने खुफिया रेडियो के माध्यम से क्या किया था? आंदोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।
तो जो आपका आंसर बनेगा 11 क्वेश्चन में वो आपका हो जाएगा क्या, ई। ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये काफ़ी पॉपुलर है और आप लोगों ने पढ़ा है, ये जीवक हुआ करता था। ठीक है। आगे का क्वेश्चन अगर देखें 13, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अब यहाँ भी क्वेश्चन कोई मतलब क्या कहा जाए, अब ये प्रश्न अलग है, देख के लग रहा है कि ये बना है बख्तियार खिलजी से, इसलिए मैं आंसर बना रहा हूँ क्या, बख्तियार खिलजी। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक डालता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखा देता है जिसको हम वास्तविक संस्थापक कहें। लेकिन चलिए, बख्तियार खिलजी ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई, इसलिए आंसर है, या फिर कभी लगता है कि नहीं बीपीएससी ने इसके लिए क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13, नंबर 14। नंबर 14, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपने पढ़ा होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के बारे में। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 15, एकदम काफ़ी पॉपुलर है और आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रहा होगा ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए 16 नंबर। अब 16 नंबर का आंसर दिया ही नहीं जा सकता है, सीधी सी बात है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये चौरी विद्रोह तो आपको कहीं बिहार के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक बात तो स्पष्ट है, या तो ये अंक सभी स्टूडेंट को दे दिया जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको चेरो विद्रोह मान लिया जाए, क्योंकि बिहार में चुआर तो है नहीं। बिहार का जो विद्रोह हुआ चेरो विद्रोह हुआ है, और चेरो विद्रोह हुआ है तो भी आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एकदम मान के चलिए कि ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को बीपीएससी हटाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को बीपीएससी हटाएगी या सभी को मार्क्स देगी। ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर चेर विद्रोह इसको माना जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे तो उड़ीसा से बिहार को पृथक किया गया 1936 में, आंसर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं 18 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपके सामने प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। बिहार में बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध संगति की ये बात करता है। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में? आजाद शत्रु के काल में हुआ था, और ये जगह क्या था? राजगिरी हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें आंसर डालिएगा क्या, ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, आपने पढ़ा होगा रामगुप्त की हत्या किया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की, सत्ता पे अपने आप को स्थापित किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे भी अब एकदम आदतन हम बना सकते हैं पुष्यभीति को, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आंसर कहा जाए तो ये जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन सेट जो किया गया, ये क्वेश्चन सेट किया गया पुष्यभूति के लिए। ठीक है, चूँकि ऐसा 2-3 बुक है, चाहे वो केसी श्रीवास्तव हो या ओम प्रकाश जी की बुक हो, वो डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई एक छोटे से राज्य की स्थापना की, उस राज्य का राजा कौन था, पुष्यभूति था। ठीक है, ये शब्द मिलता है, लेकिन एक्यूरेट जब आप बात करते हैं गुप्त शासकों के बारे में, तो वहाँ पे हम आदि पुरुष की जब बात करते हैं तो श्रीगुप्त को कहते हैं, संस्थापक श्रीगुप्त को नहीं कहते हैं। ठीक है, और अगर पुष्यभूति के बाद देखें तो नरवर्मन के काल में या फिर आपका उसके बाद राजवर्धन के काल में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। पहली बार प्रभाकर वर्धन जो है ये महाराजाधिराज, महाभट्टारक जैसी उपाधि को धारण करता है। अगर लॉजिकल बात की जाती तो आंसर प्रभाकर वर्धन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 1-2 किताब डायरेक्ट लिखता है कि भाई इस वंश को स्थापित करने का श्रेय पुष्यभूति को जाता है, तो मैं आंसर अकॉर्डिंग टू बीपीएससी तो मैं आंसर डी डाल रहा हूँ। लेकिन अगर लॉजिकल देखा जाता तो आंसर प्रभाकर वर्धन होना चाहिए था, चूँकि वर्धन आदि पुरुष होना और संस्थापक होना बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन 2-3 ऐसा बुक है जो सीधे लिखता है कि पुष्यभूति ने इस वंश को स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए, लेकिन अब ये बीपीएससी पे भी निर्भर करता है वो किसको आंसर मानेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21,
सारगैसो सागर एक हिस्सा है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, ये आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आपके पास विकल्प रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा है। तो 21 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैकमोहन लाइन हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि बहुत कम वर्षा होती है, इसका रीजन क्या होगा। तो नंबर 23 का आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा सी, आंसर आपका हो जाएगा सी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखें आप, तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, आपका अगर अलग सीरीज है तो आप क्वेश्चन को मिला के आंसर तो कर ही सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई थी, एकदम सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ठीक है, ये भी आपका विकल्प सही है। तीसरा, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड साइट है। तो ये आपका जो 25 का आंसर होगा, और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने इसे सही ही बनाया होगा। आंसर हो जाएगा क्या, केसर, 25। 26 को देखें, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। आपके सामने विकल्प बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और केरल, ये 4 विकल्प है। 26 आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थोरियम उत्पादन का अग्रणी जो है इसमें से कौन है, डी आंसर होगा, यानी केरल, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्या, 27। ये तो आप लोग 7वां 8वां से पढ़ते आ रहे हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित से किस स्थान पर अवस्थित है। तो आपका 27 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपके सामने विकल्प है दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर और सतना। तो ये आंसर हो जाएगा बी, नेपानगर। ये कागज उद्योग के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है ना। अगला क्वेश्चन 28, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। भारत में प्रथम कोयला खान पूछ रहा है, चूँकि सब कोल माइंस एरिया से ही जुड़ा हुआ आपके सामने विकल्प है। तो 28 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रानीगंज। बिल्कुल सही मारा हुआ आंसर है ए, है ना। अब आगे देखते हैं, भारत की जनगणना विश्व 21 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो यहाँ पे कोल, भील, गोंड और संथाल आपके सामने विकल्प के रूप में है ना। तो ये जो आपका आंसर होगा 29 का, वो आपका हो जाएगा क्या, भील। सर्वाधिक आबादी किसकी है, तो आंसर क्या बनेगा, भील बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। एकदम बिल्कुल, ये आपका 94163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, है ना। यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, देख के लगा होगा ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन इजी है ना। ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन इजी है। ये है आपका कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो अगर आंसर की आप बात करें तो यहाँ हो जाएगा आंसर बी, कोशी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। नवादा, कैमूर, रोहतास और सासाराम। ये आपका जुड़ा हुआ है कैमूर से, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। आपका आंसर होगा बी, कैमूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के में कौन सी है। ये झील आप लोगों ने क्वेश्चन में कई बार टेस्ट में भी बनाया है, और ये आंसर जो होगा कांवर झील होगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कनबार लिख दिया है इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन इंग्लिश देखेंगे तो बिल्कुल आसान है।
अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बिहार में के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जमुई। ठीक है, यानी आपका 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा जमुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी पॉपुलर जगह है और आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने सही बनाया होगा। ये है आपका बी, भागलपुर। भागलपुर है ना। अगला देखते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही, मतलब आंसर ही बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। 150 क्वेश्चन है, आप लोग नहीं देख पाएंगे। फिर कभी एक्सप्लेनेशन अगर रहा पूरे का तो दे दिया जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ये साक्षरता दर अबाउट 65.5% होना चाहिए। तो ये जो आंकड़ा है ये किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा? वो आपका आंसर बनेगा ई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? ठीक है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो आंसर क्या होना चाहिए? आपके सामने बृहस्पति भी है, आपके सामने शनि भी है, सूर्य भी है, पृथ्वी भी है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी यानी सूर्य, है ना। आगे देखते हैं 38। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? सिलिका और मैग्नीशियम, बैसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम, और सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो हमारे एक्सपर्ट ने इसमें आंसर दिया है वो आंसर आपका है सी, निकेल और फेरम। निकेल और फेरम, है ना। आगे देखते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? W.M. डेविस, S.W. अल्ड्रिच, कोबर, ए होर्न, और आपका इसमें अगर देखा जाए तो जो आंसर है वो आपका है 39 का ए, W.M. डेविस, है ना। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हवाएं चलती हैं कहाँ, ये दीजिएगा आंसर ए, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने प्रश्न है वो है 41। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? A 4, B 5, C 6 और D 3। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? डी आपका आंसर बनेगा, यानी 3, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये श्री MC सीतलवार आंसर होना चाहिए 42 का, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी। तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा क्या? सी, श्री MC सीतलवार। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? जैसे इसमें 172 में भी मतलब कि संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, आपका 83 में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, 356 में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कई विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई आपका आंसर बनेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 44। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? मिजोरम, मेघालय, केरल, नागालैंड। तो किस राज्य में पंचायत व्यवस्था? मिजोरम में भी, मेघालय में भी नहीं है ना, नागालैंड में भी नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। तो 44 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक गया है? 2025, 2026, 2027 और 2024। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो आंसर जो होगा वो बी होगा, 2026, है ना। तो आप आंसर देंगे क्या?
26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय एक मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, ठीक है। सिविल न्यायालय संघीय न्यायालय भी है, ठीक है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो आपका ABCD हो जाना चाहिए। 46 का आंसर दीजिएगा क्या, E, है ना। इसका आंसर हो जाएगा E। 47 को देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है। तो वित्त समिति नहीं होगा, सलाहकार आयोग नहीं होगा, सलाहकार समिति नहीं होगा, ये दरअसल वित्त आयोग है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा D। ये एक्चुअली वित्त आयोग है, तो आंसर होगा D। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, आर्थिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है वो क्या है, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ये ओवरऑल आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्यूरेट आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा E। नेक्स्ट देखते हैं अगला। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 788, क्या होगा A। यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा, मिलाइएगा, आपका A होगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, दोबारा चुनाव के लिए कितना पात्र होता है। कोई एक्यूरेट अवधि फिक्स नहीं है कि 1 बार 2 बार 3 बार होगा, ठीक है। जब तक चाहे तब तक राह है, तो ये कितनी भी बार हो सकता है। आंसर 50 का क्या होगा, C होगा। तो यहाँ पे डाल दीजिए क्या, आंसर C। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में जो आपका है, भंडारी समिति किससे रिलेटेड है। अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना, प्रत्यक्ष कराधान। तो भंडारी समिति का जो संबंध है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना से है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना, आंसर C। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन को चुनिए। NPS से सही कथन को चुनिए। ABCD आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे जो आंसर बनने जा रहा है वो क्या है, NPC को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो एक्यूरेट आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या, D बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे D। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। समावेशी विकास है, उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु प्रकाश है। विनिवेश नहीं है। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा C। आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा क्या, C, विनिवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स CDP अनुपात क्या था। भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था, 11.7%, 11.5%, 11.9%। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 11.7%, 11.7% आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन इकोनॉमी का वाकई बहुत अच्छा है, करंट का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्जाम अब इजी लग सकता है, चूंकि आप लोगों ने कई बार आंसर देखा है, नेट पे ढूंढा है, तो आपको इजी लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल को ध्यान दीजिए और याद कीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये कट ऑफ पे निर्भर करेगा, क्या कट ऑफ जाएगा। तो 55 अगर देखें तो वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 के बारे में पूछ रहा है, कितना था। 2018 में कितना था, तो ये अबाउट 1.7% हुआ करता था, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, D बन जाएगा, 1.7%। अगला देखते हैं
चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? भारत में गेहूं का कुल उत्पादन ये 209.5 मिलियन टन नहीं होना चाहिए, 501.5 मिलियन टन ये भी नहीं होगा, 201.23 मिलियन टन ये भी नहीं होगा, और 109.5 मिलियन टन ये भी नहीं होगा। ये एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 107.5 मिलियन टन होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर आंसर होना चाहिए तो 107 पॉइंट कितना 5 मिलियन टन होना चाहिए। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चूँकि ई विकल्प है तो एक्यूरेसी तो चाहिए। ठीक है, आपका 57 देखें, अगर जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। तो ये आपका 57 का अगर देखें तो ये मुख्य रूप से उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। यानी 57 का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 57 का क्या? सी। 57 का आंसर सी। आगे देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था। बिहार में आपका प्राथमिक क्षेत्र में 2.1% की दर से वृद्धि हुई थी। आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 58 का सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन को देखिएगा। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार से आपका क्वेश्चन है नालंदा, पटना, मुंगेर, नालंदा। आपका है मुंगेर, नालंदा और पटना। नालंदा, मुंगेर और पटना, ये आपका दे रहा है क्या? सही क्रम चुनिए बढ़ते स्तर के अनुसार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुंगेर, नालंदा और क्या? पटना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? 12.1% नहीं, 3.47%। आपका आंसर हो जाएगा बी। तो 60 का आंसर क्या होगा? बी होगा, 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सशक्त महिला, सक्षम महिला है, हर खेत में सिंचाई का पानी है, और सभी के लिए वायु मार्ग नहीं, ये नहीं है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, बाकी सब ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। ये बात कर रहे हैं, अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण नहीं होगा। पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया नो, अररिया, नवादा, पुणे, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और अररिया दैन शिवहर। यानी आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आप आंसर डी देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न को अगर आप देखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्चुअली इतना क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग बोर होंगे और आप लोग सीधे आंसर को मिलाएंगे, और ज़्यादा चांस है कि अधिकतम क्या लगभग आंसर सही होगा। और जहाँ पे 2-3 मैं पहले ही बोला हूँ कि वहाँ पे अब कमीशन पे भी निर्भर करता है वो क्या आंसर देता है। चूँकि वहाँ पे दोनों आंसर सही होगा तो 3 आंसर भी सही होने का चांस है, ई भी होने का चांस है। लेकिन मैंने वो आंसर सिर्फ इसलिए बनाया है कि बिहार ने शायद इस आंसर के लिए सेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 63। NSSO के 68वें दौर के आधार पर एक सेकेंड ये बार बार फोन आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है? अच्छा, हाँ, कौन सा कथन शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
या ये भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से जीवनयापन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आपका आंसर होगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आप आंसर किसको बनाएंगे? डी को बनाएंगे। एक मिनट, डी। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप में परिभाषित करता है? कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? 64। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं। अच्छा, संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक। संयंत्र और मशीनरी का उपकरण में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, इसका जो आंसर होगा क्या? सी। वार्षिक टर्नओवर जो है ये 5 करोड़ से अधिक, ये क्या है? परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कुओं का निर्माण, जलवृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, ठीक है। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण सही है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण सही है। तो जो आंसर बनना चाहिए वो आंसर क्या बनेगा? वो बन जाएगा कुओं का निर्माण। जहाँ आंसर ए होना चाहिए, तो आप आंसर जो देंगे वो क्या देंगे? ए देंगे, है ना। अगला देखते हैं हम लोग। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी है, जिसको आप इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजी जाने वाले कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो एबी अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस भी थे, स्टफर्ड क्रिप्स भी थे। ये राज्य में मैकडोनल्ड, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये नहीं थे, है ना। गांधी इरविन समझौता 31 को हो रहा है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, है ना, 1931। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, बी, है ना। आगे देखते हैं। प्रभात भाई, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? हाँ, पूर्ण स्वतंत्रता, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे। आपका आंसर क्या होगा? लाहौर अधिवेशन 1929। क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। आपके सामने है वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 70, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम दिया था। अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद और स्वराज द्वीप दिया था, है ना। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका आंसर बन जाएगा स्वराज द्वीप, है ना। आंसर हो जाएगा डी। 71, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ये यूपी गोरखपुर में हुआ करता था, है ना। उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या? उत्तर प्रदेश। आसान क्वेश्चन, ये सब प्रश्न आसान है, लेकिन मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हमें इजी नहीं लगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये था जगह क्या? मुजफ्फरपुर। तो आंसर दीजिएगा क्या? मुजफ्फरपुर, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। मुजफ्फरपुर, ठीक है। रही पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ये तो मालूम ही होगा, जयप्रकाश नारायण ने इस संस्था को स्थापित किया था। हजारीबाग जेल से भागे और जयप्रकाश नारायण से इस बार क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, आंसर सी। आप आगे आइए। 74 में 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया?
तो ए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिंह, सैयद अली, जहेर, जगजीवन राम। आपका आंसर क्या हो जाएगा 74 का डी, क्या जगजीवन राम। ठीक है। ये 75 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? किस त्यौहार के अवसर पे? वो अवसर दीपावली का था। यानी आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, दीपावली का अवसर था, है ना। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। ये तो दिसंबर 46 की घटना है, तो आप आंसर क्या देंगे? सी। आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी, दिसंबर 1946। नेक्स्ट आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मी, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ये है आपका कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? काफ़ी पॉपुलर नाम सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार गांधी, है ना। अब्दुल गफ्फार खां के नाम से पॉपुलर है, यही इनका नाम ही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, खान, अब्दुल गफ्फार खान। अगला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपने पढ़ा है यूरोज को, ये जगह क्या था? बी, ग्वालियर। बी दीजिएगा क्या? ग्वालियर। आंसर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये कहने वाले हुआ करते थे कौन? ये स्टेटमेंट जो है एस.एन. बनर्जी का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी। आंसर होगा डी, एस.एन. बनर्जी। अगला देखते हैं, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में किया गया कृत्य है, जो सरदार उधम सिंह ने जाकर मारा था कर्नल ओडायर को। तो माइकल वोडवायर, यानी आंसर 80 का क्या होगा? बी हो जाएगा। तो आंसर दीजिएगा क्या? माइकल ओडायर, बी। अगला देखते हैं लोग। आगे का जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है, और ये एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाध इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका है ये पूर्वाध 10:48, यानी आंसर ए। 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो 5:27.3, हाँ 3.11 यानी आंसर आपका इसमें जो है, जो मेरे एक्सपर्ट ने बनाया है वो क्या है? बी। अगला देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन आपका है मैथ ही है, और मैथ तो हमें हवा लगता नहीं, लेकिन खैर चलिए एक बार देखिए, आप लोगों को तो अच्छा आता है, उन्होंने बनाया होगा। ये अनिल और सुमन मिलकर किस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिससे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है? यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 27 दिन। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है? 30 डेज। आपका जो आंसर होगा क्या होगा? 30 दिन, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिएगा, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? 4, 5, 6 और 3। आंसर इसका क्या होगा? इसका होगा 5 नंबर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या? 5। नेक्स्ट, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योग 5200 है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? आपका आंसर है सी, 60 और 40। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? आपका विकल्प है 6, 7, 8 और 5। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 86 का आपका आंसर हो जाएगा 7, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उपयुक्त में से कोई, अच्छा हाँ, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और कितना और बालू दिया जाए, उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा?
आंसर हो जाएगा ए 28 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ से ही है। ये 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होगी। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? उन्हें किस दर से बेचना चाहिए 20% का लाभ पाने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी 240 प्रति दर्जन। नेक्स्ट देखते हैं। एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप है 52, 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। इसका परिमाप है आपका कितना? 52 सेंटीमीटर, 52। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12.5 सेकेंड और 10 सेकेंड में। आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा बी 12 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका मैथ समाप्त हुआ। तो ये अब है कुछ और क्वेश्चन साइंस का। आवर्धक कांच से में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? समतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तर दर्पण और अवतल, कौन सा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें जो आपका आंसर होगा क्या? उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? पारा, लोहा, प्लैटिनम, निकल। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा क्या होगा? प्लैटिनम। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी। अगला देखते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं भर्जन, कैल्सीकरण, झाग पल्लवन और प्रगलन। मिश्रित धातु अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या आंसर होगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा प्रगलन, जिसको कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? डी। डी। अगला देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से पीतल का घटक है? लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, लोहा, तांबा, जस्ता और तांबा। 95 का आंसर हो जाएगा क्या? जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा, आंसर डी। नेक्स्ट देख। किसे अनबूझा चूना कहते हैं? किसे अनबूझा चूना कहते हैं? ये क्या है? CaCO2, CaH2, CaCl2 और एक है आपका CaO। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान रहता है, या लंबे समय तक बढ़ता है? तो 97 का जो आंसर होगा क्या? ये लंबे समय तक क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? रेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। श्वेत धातु के नाम से पॉपुलर क्या है? प्लैटिनम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, दो आपके सामने है। एक कूट है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। आंसर क्या होगा इसमें? जो फर्स्ट है वो आपका सही है।
यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा डी, केवल एक। शुद्ध कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है, जल का हिमांक घट जाता है। नहीं, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। सही है, इसमें सही कथन का चयन करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी केवल 2। नेक्स्ट आएगा, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन एंड मीथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा अवयव प्रमुख है? तो आपका आंसर क्या होगा, डी, मीथेन, है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम और स्ट्रासियम। आपका आंसर यही होगा क्या, डी, स्ट्रासियम। नेक्स्ट देखते हैं, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? समोद्भिद, ग्लाइकोफाइट, लवण, मृदोद्भिद और मरुदोद्भिद। वाह, क्या कहते हैं? आपके सामने जो विकल्प है वो क्या है, इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। मेजोफाइट्स, ग्लायोफाइट्स, होलोफाइट्स। ठीक है, हाँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूचका प्रकाश, ऑक्सीजन। नहीं पाया जाता है कवक पौधों में, तो क्या पर्णहरित नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी। परागन की सुपरिभाषा है परागकण का अंकुरण, परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना, परागकण का परागकेसर के क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 105, आंसर होगा क्या? आंसर इसमें से जो सुटेबल आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, डी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से, प्रकाश से? मुख्यतया दे रहा है, किससे प्राप्त करते हैं? मुख्यतया तो मिट्टी हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, तो 106 का आंसर हो जाएगा सी, मृदा। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 107, ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी, एक बीजवृत्ति, द्विबीजपत्री और आवृतबीजी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या, अनावृतबीजी। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस। टिटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्विन एंड स्कर्वी, थाइमिन। कौन जोड़ा सुमेलित, सही सुमेलित है? सही सुमेलित है सी, मलेरिया, क्लोरोक्विन। यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, 108 का आंसर हो जाएगा सी। मलेरिया, क्लोरोक्विन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से नहीं, ये नहीं है, सॉरी, इसके ऊपर छूटा हुआ है। हाँ, ये है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केंचुआ, सर्प, मोर और मेढक। इसमें जो आपका आंसर होगा ए होगा केंचुआ। क्या होगा? ए, केंचुआ। नेक्स्ट,
कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? सही है, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज और एमिनो अम्ल क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं वसा, अम्ल, क्षार और प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो आंसर 111 का क्या होगा? 111 का डी हो जाएगा। 112 किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? ये टीकाकरण की शुरुआत की बात पूछ रहा है। तो एडवर्ड जेनर हुआ करते थे। आपका आंसर हो जाएगा क्या? एडवर्ड कोच नहीं होगा, एली मैटर्सनिकॉफ नहीं, एडवर्ड जेनर, यानी आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है प्रसार, अपकेंद्रण, अपवहन और विपरीत प्रसारण। बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बी हो जाएगा, बी यानी अपकेंद्रण। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की गति विशेष किस माध्यम से न्यूनतम होगी? किस माध्यम से प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्वेश्चन नंबर 114 बिल्कुल निर्वात, शून्य से। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग, बलाघूर्ण, टॉर्क, विस्थापन और गति। क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या? गति। 116 यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा या बढ़ जाएगा? यहाँ पे तब क्या होगा कि ए घट जाएगा। घट जाएगा। अगला देखते हैं, लिए बहुत थोड़ा कुछ क्वेश्चन है जो इंफॉर्मेटिव है, इजी भी है, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो इजी बिल्कुल नहीं है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? चलिए ये सब क्वेश्चन सही है क्या? न्यूटन, केपलर, टॉल्मी, गैलीलियो, यानी आंसर डी। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी? ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, एवोगैड्रो का सिद्धांत, यानी आंसर हो जाएगा क्या? 118 का सी, एवोगैड्रो। ठीक है, अपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आइजैक न्यूटन, स्टीफेन हॉकिंग्स, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन। 119 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 120 इस घटना को कहते हैं जल प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव। आंसर आपका होगा बी, सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? T20 इंटरनेशनल में स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, महेंद्र सिंह धोनी एंड डी, विराट कोहली। आंसर आपका हो जाएगा क्या? विराट कोहली, यानी आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सिद्ध करने के लिए किए गए अभियान का नाम क्या है? आत्मनिर्भर टीकाकरण अभियान, प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान, गरीब कल्याण टीकाकरण अभियान, हर घर दस्तक अभियान। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर 122 का क्या होगा? हर घर दस्तक अभियान 2.0, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर डी। नेक्स्ट 123 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान, सुनील कुमार शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। 30 जून 2022 के बाद पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से कौन महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन थे? ये नाम आप लोग खूब जानते ही होंगे, पेपर में, न्यूज में लगातार रहा है। आंसर हो जाएगा ए, एकनाथ शिंदे। आगे आएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कौन सा है ये?
भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? नीति आयोग, भारतीय सेना, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। आंसर हो जाएगा सी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 125, ये पहला राज्य बना कौन? डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट आएगा, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। गुजरात फागू चौहान, गलत है। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। और राजस्थान कलराज मिश्र। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, विचार कीजिए कौन सा है। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? राजस्थान कलराज मिश्र सही। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ठीक। सी नहीं होगा, डी 4 नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी 1 और 2। आंसर दीजिएगा 1 और 2, यानी डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? जनसंख्या, फेडरेशन ऑफ इंडिया, सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन, इंडिया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। किसने जारी किया? 127 का आंसर हो जाएगा क्या? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आंसर बी। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में नजर आने वाली एलाबेनिल, व्लारिबन, श्रेया अग्रवाल, रमिता किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी, तलवारबाजी, नौकायन और कुश्ती। ये सभी की संबद्धता है, आंसर ए, निशानेबाजी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? अमित शाह, निर्मला सीतारमण ने, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। यानी आंसर आपका हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा डी, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट आएगा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, शंकर, हाँ यशवंत सिन्हा। आंसर हो जाएगा आपका डी। 130 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। जसवंत सिन्हा। आगे आइए, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। एकदम सही आंसर बनाया हुआ है क्या? आंसर डी, गीतांजलि श्री वाली हैं। कौन? ये हो जाना चाहिए कौन? गीतांजलि श्री। अवंती राय नहीं होंगी, अनीता देसाई, किरण देसाई नहीं, ये हो जाएंगी गीतांजलि श्री, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी, सही है। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ, मदन पांडे, शत्रुघ्न सिन्हा, शारदा सिन्हा। टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया, मुझे लगता है इसमें से किसी को सम्मानित नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर बन जाएगा। ई। नेक्स्ट आइए, आपके सामने क्वेश्चन है 33। बिहार के आर्थिक 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 22.4%, 15.3%, 18.6%, 11.6%। ये आपका है 15.3%। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजेश तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, पवन सिंह। ये आपके हैं मनोज तिवारी। आंसर हो जाएगा 134 का क्या? बी, मनोज तिवारी। सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति
251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? 135 का आंसर क्या होगा? किस जिले में क्या है? 251 मीटर ऊंची मूर्ति। आपका आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके सामने प्रश्न है, हाँ अच्छा, सुमेलित करे है। एक तरफ है सूची बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और फागू चौहान। ये आपका क्वेश्चन है, सुमेलित करें। जब सुमेलित करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर सही आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आइएगा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है सी, शराबबंदी से। सी, शराबबंदी से। क्या हो रहा है? सी, शराबबंदी से। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डैम बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? भारत के लिए कौन सा पदक जीता? रजत पदक, कांस्य पदक, प्लैटिनम पदक, स्वर्ण पदक। इसमें 138 का आंसर क्या होगा? ये कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर। आपके सामने इतना विकल्प है, कहाँ खोला गया है रिंगिंग? ये भागलपुर। आंसर हो जाएगा क्या? डी। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर, हाँ यही हो जाएगा, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा क्या? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यानी 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट आएगा, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है सहायक नर्स और दाइयों से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, ये मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट आइएगा, हाँ क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। चूंकि इस बार तो बहुत अच्छा किया है कि क्वेश्चन के विकल्प को ही थोड़ा चेंज किया है। विश्व किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? आंसर ए, जापान। यानी 142 का क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा, है ना? 142। ए कर दीजिएगा, जापान। कहाँ गया? डिस्टर्ब कर रहा है इतना। जापान, है ना? आंसर ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रयत्न प्रस्ताव अपनाया, जिसकी पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? जिसमें पहली बार किस भाषा का उपयोग? संस्कृत, बंगाली, हिंदी और उर्दू। यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। क्या? सी यानी हो गया हिंदी। नेक्स्ट, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के अल्पकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अल्पकालिक बाल्कन, बाचकर, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान और अब्दुल्ला शाहिद। आपके सामने 4 विकल्प है। इसमें जो था वो कौन था? सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला राशिद।
यानी आंसर आपका हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल्ला राशिद। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन रक्षक। यानी आपका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, है ना। ऑपरेशन गंगा के तहत हाल ही में चीन के सकटिक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। नेक्स्ट देखिएगा। 2030 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने किस राज्य के शासित प्रदेश को चुना गया है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और गोवा। आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। 147 का क्या हो जाएगा? सी, दिल्ली। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 148। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। 148 कर सकते हैं, ठीक। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, सी। आगे आएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर? ऑस्ट्रेलिया, इटली, पाकिस्तान, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 149। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा इजराइल, डी। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक ऐप लॉन्च किया? आर्कटिका ऐप एम है, अच्छा, आर्कटिका एम लॉन्च किया। ओके। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए